रासायनिक समीकरण। देखो पिछली वीडियो में क्या पढ़े अपन? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक समीकरण क्या है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। गणित में भी समीकरण होते हैं, तो समीकरण क्या चीज़ है भाई? कोई भी क्रिया है, कोई भी क्रिया, अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कुछ अभिकारक होंगे, कुछ प्रोडक्ट भी होगा, तो उनके नाम हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी लिखता हूँ एक अभिक्रिया, और जब हम इस कार्बन को जलाएंगे ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन काम आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि पता है ना आपको कि कोई भी चीज़ अगर जलेगी तो ऑक्सीजन जरूर चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे पास क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, ये इतना सा लिखने में मेरे को इतना टाइम लग गया। अगर मुझे बहुत सारी इस तरह की अगर अभिक्रियाएं लिखनी हो तो बहुत टाइम चाहिए। तो सीधा सा एक तरीका है कि अगर मैं इसको कुछ शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं, इसी चीज़ को, इस अभिक्रिया को मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकता हूं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों में लिखते हैं, और उसकी बजाय अगर हम इस तरह से सूत्र में लिख दें तो उसको लिखने में एक तो समय कम लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पे देखो कि कार्बन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इन नामों से हमको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे कितने अणु परमाणु काम आ रहे हैं, नहीं पता चलता। यहाँ पे हमने जब सूत्र में इसको लिखा तो पता चल गया ऑक्सीजन के हमने कितने परमाणु काम लिए, 2, लेकिन यहाँ पता नहीं चल रहा कितने काम में ली, कितनी मात्रा में हमने अभिकारक लिए, या प्रोडक्ट जो बना है वो कितनी मात्रा में बना है, यहाँ पे CO2। तो ये फ़ायदा हो गया समीकरण से। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैसे बताएंगे? रासायनिक समीकरण क्या होते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अणुसूत्र और प्रतीकों में लिखने को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखेंगे तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ चरण होते हैं, स्टेप्स। ठीक है, हर काम करने के कुछ स्टेप होते हैं कि पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे, तभी काम सही होगा। जो काम बाद में करने का है अगर हम उसको पहले करने लग जाएंगे तो काम गलत हो जाएगा। तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें जो दिख रही है हमको एक समीकरण में, वो ये है कि यहाँ पे एक तीर का निशान है। तीर के निशान से पहले हमेशा क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। यहाँ पे C और O2 दोनों ही क्या है? अभिकारक है। और तीर के निशान के बाद में हमेशा क्या लिखा जाता है? प्रोडक्ट, जो हमारा उत्पाद बना है, जो नई चीज़ बन गई, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे हमेशा नई चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे तीर के निशान के बाद हमेशा क्या बनेगा? प्रोडक्ट। और ये तीर के निशान से पहले हमेशा ये क्या है? दोनों क्या है? अभिकारक। और अभिकारक 2 कम से कम होंगे, 2 से कम तो कैसे अभिक्रिया होगी? मान लो यहाँ पे हम ऑक्सीजन ही नहीं मिलाते, केवल C होता, तो ये C खुद से ही थोड़ी अभिक्रिया करेगा, कुछ तो चाहिए ना इसको अभिक्रिया करने के लिए। तो 2 तो कम से कम होंगे अभिकारक, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो तीर के निशान से हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा? अभिकारक। मतलब जिन पदार्थों को हम मिला रहे हैं अभिक्रिया करने के लिए, वो हमेशा तीर के निशान से पहले, और तीर के निशान के बाद में क्या लिखेंगे कि इन दोनों के मिलाने से जो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, उसके बाद में क्या नई चीज़ बन गई, वो हमेशा इधर लिखेंगे। ठीक है, और तीर का निशान, अब तीर के निशान को भी देखो आप हमेशा इधर ही निशान क्यों लगाया आपने, इधर क्यों नहीं लगाया? ये क्या बताता है? तीर का निशान इधर लगाने का मतलब क्या है कि अभिक्रिया जो ये हो रही है, अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, उसकी जो दिशा है वो इधर की तरफ हो रही है, इधर की तरफ नहीं हो रही है। अगर मैं इस तीर के निशान को यूं बना दूं उल्टा, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है वो ये बन गई, ऐसे हो गया। ऐसा तो नहीं है ना, हमने ये चीज़ मिलाई है और ये बना है, तो रिएक्शन यूं चली है, इसलिए तीर का निशान हमेशा इधर की तरफ लगेगा। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें दोनों तीर लगते हैं, वो आगे बताएंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमें तीर के निशान से पहले अभिकारक लिखने हैं और तीर के निशान के बाद में प्रोडक्ट लिखना है। समझ में आ रहा है?
अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि मान लो कि यहाँ पे ये जो अभिकारक है ये 2 है और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अभिकारक कितने भी हो उनके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 अलग अलग पदार्थ हमने मिलाए, इनमें रिएक्शन करवाई, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें लिए ना, तो दोनों के बीच में हमको प्लस लिखना है। अगर तीसरा भी होता तो फिर प्लस करके तीसरा अभिकारक लिख देते। तो अभिकारकों के बीच में हमेशा प्लस लिखना है। और अगर प्रोडक्ट भी अगर 1 से ज़्यादा बन रहे हैं तो प्रोडक्ट के बाद में भी प्लस करके दूसरा प्रोडक्ट लिखें, क्योंकि प्रोडक्ट 2 भी बन सकते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं, तो उन प्रोडक्ट के बीच में भी हमेशा प्लस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। दूसरा स्टेप। अब आ जाओ तीसरा स्टेप। तीसरी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, तीसरा स्टेप, कि इधर जो परमाणु अभिकारक तीर के निशान से पहले परमाणुओं की और अणुओं की संख्या जितनी होगी उतनी ही हमेशा तीर के निशान से आगे मतलब प्रोडक्ट में होनी चाहिए। इनमें कभी चेंज नहीं होगा। अगर मान लो इधर 20 परमाणु है तो इधर भी आपके 20 ही होने चाहिए। अगर एक भी घट गया या ज़्यादा हो गया समझ लो आपकी रिएक्शन कहीं पे गलत हो गई। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हमेशा आपको बराबर रखने हैं। अब जैसे यही अभिक्रिया ले लो, यहाँ पे C कितने हैं 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और C 1। तो हमारा जब इनमें रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन गया वो यहाँ पे देख लो आप C 1 है और ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। यहाँ पे यही परमाणु इधर होंगे, इनमें बदलाव नहीं होगा कभी भी, हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ इसके कुछ परमाणु इससे मिल जाएंगे, इसके कुछ परमाणु इससे मिल जाएंगे, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लो दोनों को मिलाया और दोनों के परमाणु कहीं भी नहीं मिल रहे तो वहीं की वहीं है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है, वो भौतिक बदलाव है और रासायनिक बदलाव नहीं है। रासायनिक बदलाव में हमेशा परमाणु जो है वो टूटेंगे और जुड़ेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक समस्या आ रही है अपने पास कि कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इस अभिक्रिया को लिखने से चाहे हम इसमें लिख रहे हैं केमिकल समीकरण में लिख रहे हैं चाहे वैसे लिख रहे हैं शब्दों में, दोनों में ही हमको ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे जो ये हमारे अभिकारक है या जो प्रोडक्ट है उसकी जो फॉर्म है, अवस्था है, वो नहीं पता हमें। हमको ये नहीं पता कि कार्बन ठोस है या वो द्रव में है या वो गैस के रूप में है, ये किस रूप में हमने लिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन हमने कौन से रूप में ली है, ठोस है कि द्रव है, ये पता हमको कहीं भी नहीं चल रहा। तो अगर हमको ये बताना है किसी भी रासायनिक समीकरण में कि हमारे अभिकारक या प्रोडक्ट किस अवस्था का है, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि इनके नीचे देखिए कार्बन जो है वो क्या होता है, कोयला। तो कोयला ठोस होता है कि द्रव होता है, ठोस होता है। तो इसके लिए ठोस का मतलब सॉलिड, ठीक है। तो हम इसके नीचे S लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसके नीचे हम G लिख देंगे। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, तो ये भी हमने G लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इससे अब हमको ये पता चल गया कि हमारे जो अभिकारक और प्रोडक्ट है वो ठोस है, द्रव है या गैस है, उसकी अवस्था हमको यहाँ पे पता चल जाती है। तो एक नियम ये ध्यान रखना है हमेशा। अच्छा, अब देखो अगली स्टेप कि यदि इनमें से अगर कोई भी अभिकारक या प्रोडक्ट अगर जलीय विलयन के रूप में है, विलयन बताया मैंने, सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन के रूप में अगर है तो वो कैसे हम बताएंगे, वो हम अभी इसमें पता नहीं चल रहा। ठोस, द्रव, गैस तो पता चल गया हमको, लिख देंगे हम इसके नीचे S, G और G। और कोई लिक्विड है तो L लिख देंगे उसके नीचे, लिक्विड, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि कोई अगर मान लो जलीय विलयन है आपका अभिकारक या प्रोडक्ट, तो उसको हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ये किस में है, सॉल्यूशन के रूप में है, विलयन के रूप में है। तो इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे AQ इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो अब हमको इस पूरी अभिक्रिया में ये पता चल गया कि यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये एक जलीय विलयन के रूप में है। अगला स्टेप,
अगर कोई भी देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीर जो निशान है वो केवल इधर ही इधर है। मैंने बताया था आपको कि कोई अभिक्रिया ऐसी भी होती है कुछ जिसमें तीर के निशान दोनों तरफ लगेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अभिकारक जो है वो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और वही प्रोडक्ट जो है वो वापस जो है अभिकारक बन रहा है। मतलब वहाँ पे रिएक्शन यूं भी चल रही है और वापस यूं भी चल रही है। तो दिशाएं तो बताते हैं तीर के निशान से। तो ये यहाँ पे तो केवल ये दोनों को मिलाया और ये बन गया, बस बात खत्म। तो हमने एक तीर का निशान लगा दिया। मान लो यही प्रोडक्ट अगर वापस बनता यही, तो यहाँ पे हम यूं कर देते, इसमें तीर का निशान आधा ही होता है यूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों मिल करके ये चीज़ बन रही है और यही प्रोडक्ट जो है वो वापस जो है इसमें बदल रहा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका मतलब क्रिया यूं भी हो रही है और वापस यूं भी हो रही है। तो इसीलिए हमने दोनों तीर का निशान यूज कर लिया। ठीक है। और इस तरह की कोई अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये परीक्षा में भी पूछते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, समझ गए। तो जहाँ पे अभिकारक जब प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद, तो वही प्रोडक्ट जो है वो वापस अभिकारक के रूप में बदलता है। तो ये प्रक्रिया ये यूं चलती रहेगी, फिर ये वापस ये बन जाएगा। तो ये इसीलिए हमने दोनों तीर का निशान लगाया है। तो ये हो गई उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अच्छा देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है कि जहाँ हमें उनमें रिएक्शन करवाने के लिए, किसमें, अभिकारकों में, इनमें रिएक्शन करवाना है। तो रिएक्शन करवाने के लिए हमें कुछ तापमान की, गर्मी की, या उनको गर्म करने की ज़रूरत होती है, तभी उनमें रिएक्शन होगी, नहीं तो होगी नहीं। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कुछ वायुमंडलीय दाब, कुछ प्रेशर की ज़रूरत होती है। कुछ अभिक्रियाओं में हमको रिएक्शन करवाने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे बताएंगे कि हमने उस अभिक्रिया में कितना प्रेशर दिया है या उसमें कितना तापमान हमने दिया है, वो कैसे दिखाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो ये जो अभिक्रिया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब इनमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसके लिए कुछ तापमान की ज़रूरत होगी। नॉर्मल तापमान पे ये रिएक्शन नहीं करेंगे, आपस में ये रिएक्शन नहीं करेंगे सादा तापमान पे। तो इनको कुछ गर्मी देनी होगी, तापमान देना पड़ेगा। तो वो तापमान मान लो हमने कितना दिया, 773 केल्विन। तो तापमान को यहाँ लिखेंगे तीर के निशान से ऊपर। जितना भी तापमान हमने दिया हो, कितना भी डिग्री, वो हम कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर, तीर के निशान से ऊपर। और मान लो यहाँ पे हमने कुछ प्रेशर भी दिया, तो उसको हम स्लैश करके 200 एटमॉस्फेयर ATM, इतना हमने दाब दिया है प्रेशर, और इतना हमने ताप दिया है गर्मी। ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों को हम किसके ऊपर लिखते हैं, तीर के निशान से ऊपर। अच्छा एक चीज़ और देख लो कि हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं कई बार। रासायनिक अभिक्रियाओं में हम कई बार उत्प्रेरक काम में लेते हैं, कैटालिस्ट। उत्प्रेरक को क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरक अगर हम काम में ले रहे हैं, मान लो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने कुछ कैटालिस्ट काम में लिया है, तो वो हम कहाँ बताएंगे कि हमने कौन सा जो कैटालिस्ट है, कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया, और उसको लिखेंगे कहाँ पर। तो उसके लिए भी यही तरीका है, उसको भी हम जो है तीर के निशान से ऊपर लिखते हैं। मान लो इस अभिक्रिया में हमको कुछ उत्प्रेरक की जरूरत पड़ी, तो वो उत्प्रेरक हम कहाँ बताएंगे इस समीकरण में, तो वो हम तीर के निशान से ऊपर बताएंगे। मान लो इसी अभिक्रिया में मैंने ऑक्सीजन को उत्प्रेरक में काम में लिया, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन यहाँ लिखेंगे। ठीक है। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं उसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ये स्टेप हो गए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।